आप सभी को नमस्कार, जोहार। मेरे और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को सरस्वती पूजा यानी कि बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। हमारे साथ जुड़ेंगे गिरिडीह सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश गजल जी और इनसे बात करेंगे प्रखंड में होने वाले विकास के विभिन्न बिंदुओं पर। आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे तरफ से समस्त प्रखंडवासियों को बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, बात अगर गिरिडीह सदर प्रखंड के विकास की जाए, कुल कितने पंचायत हैं यहाँ पर? देखिए, वर्तमान में अभी 30 पंचायत हैं। पहले 40 पंचायत था, 10 पंचायत अभी तो नगर निगम में मर्ज हो गया, तभी 30 पंचायत हमारे। इन 30 पंचायतों में काम जो है विकास मुख्य रूप से वो कौन कौन से हो रहे हैं? 30 पंचायत में से सदर प्रखंड का 12 या 13 पंचायत जो है सीसीएल एरिया पड़ता है, जहाँ पे कोल माइनिंग वगैरह के काम होते हैं या पूर्व में हुए हैं। तो वहाँ थोड़ा सा कम काम होता है, क्योंकि ज़्यादा काम का स्कोप नहीं है। वहाँ पर 15वां वित्त से हो गया, या फिर हाउसिंग स्कीम वगैरह की योजनाएं जो है, आवास वगैरह का, पेंशन वगैरह का, वो सारा चीज़ वहाँ पे होता है। उसके अलावा बाकी जो रेस्ट पंचायत है, जहाँ पर लेबर बेस्ड काम हो सकता है, तो लेबर इंटेंसिव वर्क जो हमारा मनरेगा का है वो चलता है। उसके अलावा हाउसिंग स्कीम में हमारे अपूर्व आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, पूर्व के कुछ अम्बेडकर आवास वगैरह भी है। पंचायती राज से भी योजनाएं चलती हैं वहाँ पर। और साथ में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सर्वजन पेंशन की योजना है, और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का वहाँ पर योजनाएं चल रही है। आपने सर कई योजनाओं की बात की है, उनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है मनरेगा। मनरेगा अभी सदर प्रखंड में किस तरह से चल रहा है, और मनरेगा को लेकर कभी कभार इस तरह की बातें सामने आती है जहां पर मनरेगा की जो गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां भी उड़ाई जाती है। क्या सदर प्रखंड में इस समय इस तरह का कोई मामला आपके संज्ञान में है क्या? देखिए, सबसे पहले चीज़ समझने की बात है कि मनरेगा एक एक्ट है, और एक्ट के अधीन जो नियमावली बना उसके हिसाब से काम करवाना पड़ता है। यहाँ पर समय समय पर कुछ संशोधन की भी आवश्यकता है। जैसे कि वर्तमान में क्योंकि सदर प्रखंड टाउन से सटा हुआ है, और टाउन में भी बहुत सारे लेबर बेस्ड वर्क होते हैं, जहाँ पर उसको थोड़ा सा जो वेज रेट है वो अच्छा मिलता है। तो थोड़ा सा लोग उधर आकर्षित होते हैं कि टाउन तरफ की योजनाओं जो चलती है उसमें काम करके। तो थोड़ा सा इसमें यदि वेज रेट थोड़ा सा अच्छा मिले तो मनरेगा में भी लोग काफ़ी उत्सुक होकर काम करते हैं। मनरेगा की जो मेन योजनाएं हैं, मुख्य रूप से विशा सिंचाई कूप की योजना है, बागवानी की योजना है, पॉन्ड्स वगैरह हैं। सर, इस बीच में आपको रोक कर एक सवाल पूछना चाहेंगे कि मनरेगा में बागवानी, प्लांटेशन, ये जो योजनाएं हैं, क्या वर्तमान स्थिति इन योजनाओं की है, और इसमें जो यूज होने वाले यूरिया है या खाद है, क्या उसकी गुणवत्ता से छेड़छाड़ हुई है? क्योंकि इस तरह के भी कुछ मामले प्रकाश में समयांतराल में आते रहे हैं। क्या वो सही मामले में केचुआ खाद ही होता है, या उसमें कुछ मिलावट या एडल्ट्रेशन होता है? सबसे पहले सामग्री आपूर्ति का जो भी काम होता है, उसका सैंपल के आधार पर जिला स्तर से टेंडर होता है। उसके बाद जब उसका सिलेक्शन होता है, तो सारी चीज़ें जब हर कंडीशन को पूरा करते हैं तब उसको टेंडर अलाउट किया जाता है। फिर वो क्या करते हैं, पंचायत वाइज पंचायत सारे सामान को, या पेस्टिसाइड वगैरह हैं, फर्टिलाइजर वगैरह हैं, वो सारे उपलब्ध कराते हैं। और मनरेगा में प्लांटेशन की जो योजना है वो एक तरह से समझिए कि 1 साल का पूरा वीक बाय वीक या डे बाय डे उसका कैलेंडर है कि किस समय उसको क्या लगाना है, किस समय क्या पेस्टिसाइड देना है, किस समय उसको किस तरह का उसका केयर करना है। उसके हिसाब से भी उसको प्रॉपर तरीके से करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि जो किसान थोड़ा ज़्यादा उत्सुक होते हैं, जो इंटरेस्ट लेके अच्छे से काम करते हैं, उनके बागवानी की योजना आप देखिएगा तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाइएगा। और कुछ लोग क्या है कि जैसे कि उतना मेहनत नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि थोड़ा और वो मेहनत करके उसमें सुधार लाने
पीएम आवास हो या फिर अबुआ आवास योजना हो, ये योजना जो है वो काफी महत्वपूर्ण योजना है और इसमें योजना का जो लाभ है सरकार चाहती है कि योग्य लोगों को ही मिले, लेकिन कई इस तरह के मामले आते हैं जहां पर अयोग्य लोग जो हैं उनको मिल रहा है, जो योग्य है वो वंचित रह जा रहे हैं। सदर प्रखंड में अबुआ आवास या फिर पीएम आवास योजना की वर्तमान स्थिति क्या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है जिसके तहत आप कुछ नाम ले सके, कुछ संख्या बता सके कि इतनी संख्या में अयोग्य लोगों को भी लाभ लेता हुआ पकड़ा गया है, देखा गया है, जांचा गया है? जी देखिए, दरअसल होता ये है कि जैसे कि आवास का जो टारगेट आता है, जो योजनाएं आती हैं और कम समय में उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करना होता है, बेनिफिट देना होता है। तो इसमें कुछ एक मामले में ये देखा भी गया है कि कुछ अयोग्य लोगों का चयन हो जाता है, तो उसमें से जब ये जांच में पता चलता है कि जो अयोग्य है तो उसका हम लोग भुगतान रोकते हैं और रिकवरी का काम करने का प्रयास करते हैं। अभी पूरा एक तरह से समझे कि 7,000 से ऊपर अबुआ आवास का टारगेट आया है, उसमें से 12-13 लोग का अयोग्य पाया गया, जिसको हम लोग प्रथम किस्त का भुगतान देने से पहले ही पता चल गया, तो हम लोग भुगतान भी हम लोग रोक दिए हैं। तो अच्छी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत की जो योजनाएं हैं तो पूरी तरह से पंचायत की कार्यकारी एजेंसी पर डिपेंड करता है कि जितना बेहतर तरीके से काम करेंगे, जितने अच्छे से लोगों का एक तरह से सर्वे करेंगे, वहाँ के लोगों का चयन करेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग उसको योग्य लोगों का आवास वगैरह देने का हम लोग काम करते हैं। सर, एक प्रश्न मनरेगा से फिर से पूछना चाहेंगे कि रोजगार सेवक जो कार्यरत हैं विभिन्न पंचायतों, उनका समय अंतराल पर ट्रांसफर होता है जी। कहीं कहीं पर रोजगार सेवक महीना, सप्ताह, 10 दिन के अंतराल में ही बदल दिए जा रहे हैं जी। और कहीं पर कुछ ऐसे रोजगार सेवक हैं जो 3-4 वर्षों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखें आप तो बारहमोरिया एक पंचायत है जिसका रोजगार सेवक वर्षों से उस पंचायत में, तो इस तरह की जो भिन्नता है वो क्यों है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि जिस समय 1.5 साल पहले जिसमें हम ज्वाइन किए थे तो ये बातें थी कि 5-6 साल पहले से लोग एक ही पंचायत में रह रहे थे, फिर उसको हम रैशनलाइज किए हैं और अभी उस किसी पंचायत में कोई मामला नहीं है। रह गया ब्रह्मोरिया की बात, तो ब्रह्मोरिया में जो GRS हैं वो पहले दूसरे पंचायत में थे, अभी उनको वहाँ पर हम लोग भेजे हैं। तो हमको लगता है कि 6-7 महीना 8 महीना से ज़्यादा उसका नहीं हुआ। अबुआ आवास पर क्योंकि योग्य और अयोग्य लाभुकों की बात हो गई, बारंबार बात उठती है इसमें रिश्वत। अबुआ आवास में पंचायतों के मुखिया बिचौलियों के हाथों या मिडिल मैन के हाथों आम लोगों से, लाभुकों से पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। यही नहीं, यहाँ तक कि प्रति किस्त पैसा दिया जाता है, जिसमें पंचायत सचिव जैसे लोग भी प्रेशर देते हैं आम लोगों को। क्या इस तरह के कुछ मामले आपके संज्ञान में हैं? देखिए, आपको पता है कि 2 बार लगातार सरकार आपके द्वार कैंप हुआ था और हर कैंप में हम लोग उपस्थित हुए और बहुत सारे पत्रकार बंधु भी गए थे। उस कैंप में हम लोग ओपनली इस बात को रखे थे कि किसी भी ग्रामीण को आवास या अन्य योजनाओं में किसी तरह से कोई पैसा मांगे किसी को देने की आवश्यकता नहीं। उसके बावजूद भी किसी तरह से कोई बरगला के लेते हैं, ठगने का प्रयास करते हैं, तो हम अभी भी सभी से आग्रह करते हैं कि उन लोग अपनी लिखित शिकायत या तो प्रखंड कार्यालय में दें या हमारे जिला में हमारे वरीय पदाधिकारी सब हैं, उपायुक्त महोदय हैं, उनके यहाँ शिकायत दें ताकि फिर उस तरह के लोगों को चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई कर सकें। सदर प्रखंड के जो वेंडर्स है वो उनकी क्या आपने कभी जांच करी है? क्या वो सही मायने में वेंडर है या फिर वेंडर के नाम से सिर्फ समय अंतराल पर पैसों की निकासी कर रहे हैं और एक बिजनेस बना के रखे हैं? पहले पूर्व मामले में तो कुछ तरह का था, फिर हम लोग 3 वेंडर को हम लोग ब्लैकलिस्ट भी करवाए हैं और कुछ 5-7 वेंडर का हम लोग वेरिफिकेशन किए, उन लोग का दुकान का नहीं सप्लाई भी देते हैं। तो वर्तमान में इस तरह की कोई बात नहीं है। और इस तरह से पहले भी कुछ वेंडर हैं, तो अभी फिलहाल तो कोई इंटरव्यू वगैरह हम लोग ले रहे हैं। सर, इंटरव्यू के लिए समय आपने दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद कहते हैं। आज सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, इसकी भी मैं अपने तरफ से और अपने चैनल की तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद शमशेर जी, आपको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद।